बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने बेसिक्स पढ़ ली थी अर्थक्वेक की, तो आज स्टार्ट करते हैं। डैम्पिंग से लेते हैं स्टार्ट। व्हाट इज़ डैम्पिंग? तो डैम्पिंग को समझने से पहले एक एग्जांपल मैं पहले बताता हूँ। उस एग्जांपल को अगर सही तरह उसका कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लिया तो डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम की एग्जांपल में लेता हूँ। ठीक है, एक पेंडुलम लिया। लेट्स सपोज ये एक पोजीशन है जहाँ पे पेंडुलम एक अटैच है। ठीक है, अब पेंडुलम की को एक साइड पे रेस करो। लेट्स सपोज मैं इस साइड पे पेंडुलम को रेस करता हूँ। ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन पे था पेंडुलम यहाँ है। ठीक है, पेंडुलम की ये साइड मैंने रेस कर दी इस साइड पे। ठीक है, अब होगा क्या कि पेंडुलम जो ना ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ठीक है, इट विल ऑसिलेट। ठीक है, और ये हमेशा के लिए ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए ऑसिलेट करेगा और फिर दोबारा वो रेस्ट पे अपनी पोजीशन पे, जो रेस्ट पोजीशन थी ये वाली, उस पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, इस पेंडुलम को मैंने जो है पुल किया एक साइड पे और उसको फ्री छोड़ दिया। इस साइड पे पुल किया और इसको फ्री छोड़ दिया। ये क्या करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। इसका ऑसिलेशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये ऑसिलेशन जो है फॉर एवर नहीं होगी। कुछ सेकंड्स के बाद क्या होगा, पेंडुलम अपने मीन पोजीशन पे, जो रेस्ट पोजीशन थी उसकी, वहां पे वो क्या हो जाएगा, इट कम्स टू रेस्ट, इट स्टॉप्स। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो इनपुट एनर्जी थी वो हमने इस पेंडुलम को दी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो इनपुट एनर्जी दी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, किसके फ्रिक्शन की वजह से, बिटवीन पेंडुलम एंड द पॉइंट फ्रॉम विच पेंडुलम इज अटैच्ड। ये पॉइंट और पेंडुलम के दरमियान जो फ्रिक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, पेंडुलम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम या आफ्टर फ्यू सेकंड्स क्या होगा, इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो जो इनपुट एनर्जी थी विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, और इस फ्रिक्शन की वजह से जो बिटवीन पेंडुलम था और जो पॉइंट फ्रॉम विच पेंडुलम इज अटैच्ड, ठीक है, इसके फ्रिक्शन की वजह से जो है वो एनर्जी लॉस हो जाएगी और पेंडुलम वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह जो है ना, जिस तरह ये एग्जांपल है कि पेंडुलम को मैंने पुल किया एक साइड पे और पुल करने के बाद उसको जब फ्रीली छोड़ा तो उसने क्या किया, ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी। और वो ऑसिलेशन टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग कोई ले लो, कोई स्काई स्क्रैपर ले लो, वो वाइब्रेट करते हैं कोई भी, जब लेटरल लोड अप्लाई किया जाता है। लेटरल लोड किस वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक, क्योंकि मैं अर्थक्वेक पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे हम जो लोड कंसीडर करेंगे वो साइज्मिक लोड कंसीडर करेंगे। तो साइज्मिक लोड की वजह से जब डिस्प्लेसमेंट आएगी किसी भी बिल्डिंग में, तो इसी पेंडुलम की तरह वो ऑसिलेशंस जो होंगी बिल्डिंग में, वो टेम्परेरी होंगी। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डिंग अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा जिसमें वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, या फिर वो एक टाइम शॉर्ट पीरियड नहीं, एक लार्ज पीरियड भी हो सकता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि एक छोटा सा शॉर्ट पीरियड हो, लेकिन अल्टीमेटली बिल्डिंग क्या करेगी, वो रेस्ट पोजीशन पे वापस आएगी और स्टॉप कर जाएगी। उसमें जो ऑसिलेशंस थी, जो उसमें वाइब्रेशंस थी, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली एक्चुअली हो क्या रहा है, जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो खत्म हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जो वाइब्रेशन एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट। ठीक है, सो जो फिनोमिना होता है थ्रू विच द वाइब्रेशन एनर्जी गेट लॉस्ट, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, सो डैम्पिंग वो फिनोमिना है थ्रू विच द वाइब्रेशन एनर्जी गेट्स लॉस्ट। जिस तरह ये पेंडुलम की एग्जांपल ली कि इसको एक साइड पे पुल किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वाइब्रेशन जो है वो खत्म होगी। कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वाइब्रेट कर सकता है या एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कर सकता है।
ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसने क्या करना है, अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आना है। तो ये जो फिनोमेना है, ठीक है, जिस फिनोमेना की वजह से ये वाइब्रेशन एनर्जी लॉस हो रही है, खत्म हो रही है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, सो जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, डिसिपेट मीन खत्म होना, सो जो कम होना, सो जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये जो फिनोमेना है ये क्या है, ये डैम्पिंग है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि बिल्डिंग, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है ड्यू टू हाइट, ड्यू टू द पोजिशन। एक बॉल लो और उसको हाइट पे ऐसे रेस करो, तो उसमें जो आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एक कार मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी। तो हो ये रहा है, जब बिल्डिंग वाइब्रेट किया, बिल्डिंग ने वाइब्रेशन के बाद एक टाइम आना है कि उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगी उसमें। ठीक है, तो वो जो फिनोमेना होता है थ्रू विच दिस वाइब्रेशन एनर्जी गेट्स लॉस्ट, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग। अब ये जो रिड्यूस किस चीज में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, किनेटिक एनर्जी में रिडक्शन हो रही है। जो एनर्जी मैंने बताया कि एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो किनेटिक एनर्जी होता है। सो ये कॉन्सेप्ट है डैम्पिंग का। तो डैम्पिंग क्या है कि द फिनोमेना थ्रू विच द वाइब्रेशन एनर्जी गेट्स लॉस्ट। और हो क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है, एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी रिड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर है, जैसे पेंडुलम है, इसी तरह स्ट्रक्चर क्या करेगा, अल्टीमेटली अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाए। ये था डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट। अब डैम्पिंग की टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं डैम्पिंग। ठीक है, एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, एक होती है अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग, और एक होती है ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, अब क्रिटिकल डैम्पिंग से मैं स्टार्ट लेता हूँ। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, हम क्रिटिकल डैम्पिंग को कह सकते हैं कि वो एनर्जी, ठीक है, डैम्पिंग एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन। क्योंकि डैम्पिंग क्या है, मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूं कि वो फिनोमेना है थ्रू विच द वाइब्रेशन एनर्जी गेट्स लॉस्ट। जिस फिनोमेना की वजह से जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, सो जो डैम्पिंग एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी मोशन को स्टॉप करने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, द डैम्पिंग रिक्वायर्ड टू रिमूव वाइब्रेशन एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम में से वाइब्रेशन एनर्जी को रिमूव करना, जो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग। सो क्रिटिकल डैम्पिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन। ठीक है, द डैम्पिंग एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मोशन इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। और यह जो यहाँ पे मेंशन्ड है, डैम्पिंग रिक्वायर्ड टू रिमूव वाइब्रेशन एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। एक होती है सेकंड जो टाइप है वो है अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग है, अगर डैम्पिंग एनर्जी जो है वो कम है, देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। मतलब जो डैम्पिंग एनर्जी एक चाहिए होती है सिस्टम, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, वो डैम्पिंग एनर्जी अगर लेस है देन दैट रिक्वायर्ड, जो सिस्टम को एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस वाइब्रेशंस को, उस फिनोमेना को स्टॉप करने के लिए, उस फिनोमेना को डिसिपेट करने के लिए, अगर वो डैम्पिंग एनर्जी कम है देन रिक्वायर्ड, किससे, जो रिक्वायर्ड है एनर्जी उससे, तो उस डैम्पिंग को हम कहेंगे अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग। दोबारा बता रहा हूं कि इफ डैम्पिंग इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव द कंप्लीट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो क्रिटिकल क्या होगी कि जितनी रिक्वायर्ड है एनर्जी वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए सिस्टम में से, उस एनर्जी को, उस फिनोमेना को हम कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर हमारी जो एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वाइब्रेशन खत्म करने के लिए, ठीक है, वो उससे कम है, रिक्वायर्ड एनर्जी से जो डैम्पिंग एनर्जी वो कम है, तो उसको हम कहेंगे अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग। और ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होगी, अगर डैम्पिंग जो है वो मोर, इफ इट इज ग्रेटर, किससे, देन दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव द कंप्लीट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो कंप्लीट एनर्जी रिमूव करने के लिए सिस्टम में से जो एनर्जी हमें चाहिए, अगर वो उससे ज्यादा है, तो वो होगी ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग।
तो तीन टाइप्स हैं, अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग। और जो क्रिटिकल डैम्पिंग है उसको एस्टिमेट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो ये मेंशन्ड है, सी आर मीन क्रिटिकल डैम्पिंग। सो वो है 2m इंटू ओमेगा सबस्क्रिप्ट इसकी जो है उसमें n, m इज बेसिकली मास रिक्वायर्ड इन kg, ये मास है विच इज इन kg। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग का फॉर्मूला है। अब क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो क्या होती है? क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, इसको कहते हैं जीटा, ठीक है, जीटा, ठीक है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो क्या है? रेशियो किसके दरमियान रेशियो है? C by CR। व्हाट इज C? डैम्पिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में डैम्पिंग है वो डिवाइडेड बाय CR। CR क्या है? डैम्पिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वाइब्रेशन एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। सो इट इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर टू द डैम्पिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वाइब्रेशन फ्रॉम द सिस्टम। इसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो, और इसको ग्रीक अल्फाबेट जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज याद रखनी है। अब जीटा की वैल्यू अगर जीटा की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है। अगर जीटा जो है वो लेस देन 1 है, जैसे कि ये, अगर ये जीटा की वैल्यू यानी जो रेशियो है C बाय सी आर रेशियो या फिर जीटा वो अगर लेस देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डैम्पिंग विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर इट इज लेस देन क्रिटिकल डैम्पिंग। जीटा की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी? मतलब C बाय सी आर लेस देन 1 कब होगा? आंसर लेस देन 1 कब आएगा? जब ये जो बॉटम वाला जो डिनोमिनेटर है इसका आंसर ग्रेटर होगा। मतलब लेस देन 1 आंसर कब आता है? जब लेट्स सपोज ऊपर 4 है नीचे 5, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर में सी आर है, ठीक है, सी आर इज क्रिटिकल डैम्पिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो डैम्पिंग है, जो स्ट्रक्चर में डैम्पिंग प्रेजेंट है, अगर वो क्रिटिकल डैम्पिंग से लेस है, क्योंकि सी क्या था? सी अभी मैंने बताया था कि सी इज द डैम्पिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। सो लेस देन 1 का क्या मतलब है? जीटा इज लेस देन 1 और C बाय सी आर रेशियो इज लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि अगर डैम्पिंग विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर इज लेस देन क्रिटिकल डैम्पिंग, तो उसको हम कहेंगे अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग। यानी अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में C इज लेस देन CR और वी कैन से जीटा इज लेस देन 1। अगर जीटा इज इक्वल टू 1 हो, यानी इक्वल टू 1 का क्या मतलब? आंसर कब इक्वल आएगा इसका? जब ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? C इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। जब when C इज इक्वल टू सी आर, यानी कि डैम्पिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्रिटिकल डैम्पिंग। सी आर इज क्रिटिकल डैम्पिंग, C इज द डैम्पिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। अगर डैम्पिंग जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो इक्वल हो क्रिटिकल डैम्पिंग के, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। इफ जीटा इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। यहाँ पे अगर जीटा की जगह 1 पुट करो तो सी आर इधर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू सी आर बन जाएगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। और ओवर क्रिटिकल क्या है? अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डैम्पिंग स्ट्रक्चर में किसी भी स्ट्रक्चर में डैम्पिंग है की वैल्यू है वो मोर है, इट इज मोर देन क्रिटिकल डैम्पिंग। मतलब ये C इज ग्रेटर देन सी आर। ये आंसर कब ग्रेटर आएगा इसमें? जब ये न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर में C है, न्यूमरेटर C का मतलब क्या है? डैम्पिंग इन द स्ट्रक्चर। मतलब ये कि डैम्पिंग इन द स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डैम्पिंग। किस केस में? ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में, ठीक है। सो C is greater than CR in case of over critical damping, C is equal to CR in case of critical damping, and C is less than CR in case of under critical damping. Zeta is less than 1 in case of under critical damping, zeta is equal to 1 in case of critical damping, and zeta is greater than 1 in case of over critical damping. And जो critical damping ratio है वो मैं बता चुका हूँ, it is the ratio of damping present in the structure which is represented by C to the damping energy required to remove the vibration from the system, which is critical damping, C divided by CR.
अच्छा, अब ये जो मैंने बात बताई इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ, पेंडुलम वाली एग्जांपल से, अगर कंफ्यूज हो रहे हो। जिससे मैंने बताया कि ये पेंडुलम है, ये एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसके साथ यूं पेंडुलम फिक्स हुआ। इस पेंडुलम को मैंने पुल किया, रेस किया किसी हाइट पे, ठीक है। ठीक है, इस पेंडुलम को डिस्प्लेस किया किसी भी एक सर्टेन हाइट पे, इस पॉइंट से किसी भी एक सर्टेन हाइट पे इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है। और इसको डिस्प्लेस करने के बाद मैंने इसे फ्रीली रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पेंडुलम क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आएगा ना, लाजमी नहीं है एकदम आ जाए, पहले टू एंड फ्रो मोशन होगा इसमें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। पहले ये यूं गया है मे बी, फिर यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, फिर दोबारा वो यूं यूं करके इसमें मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, जब मैंने पेंडुलम को किसी भी सर्टेन हाइट पे डिस्प्लेस किया और उसको जब रिलीज किया, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या करेगा, वापस आएगा, ठीक है। अब क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग ये है कि किसी भी पेंडुलम को आप हाइट, किसी भी हाइट पे आप डिस्प्लेस करो और उसको जब रिलीज करो, अगर वो अपने हाफ साइकिल में वो वापस आ जाता है अपनी रेस्ट पोजीशन पे, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। मतलब ये इसको यहाँ पे मैंने रिलीज किया इस पॉइंट से, इस पॉइंट तक लाया, और जब इसको मैंने वापस किया तो अपने हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल क्या है, पूरा साइकिल क्या होगा कि वो पूरा एक साइकिल है, यहाँ वापस पूरा साइकिल ये होता है, मतलब इस पॉइंट पे आपने रेस किया, वो यहाँ से वापस आएगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे वापस आएगा, ठीक है। तो हाफ साइकिल में मतलब कि इसको जब आपने एक सर्टेन हाइट पे रेस किया और वो फौरन अपनी रेस करने के बाद फौरन वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, आपने जो उसे रिलीज किया, फ्रीली उसको रिलीज किया, तो वो होती है क्रिटिकल डैम्पिंग। लेकिन अवर क्रिटिकल जो अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग है, अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होगी कि क्रिटिकल डैम्पिंग से अगर जो उसमें वाइब्रेशन एनर्जी है वो कम हो, इस केस में क्या होगा कि वो स्टॉप नहीं करेगा, ओवर शूट कर जाएगा। मतलब अगर क्रिटिकल डैम्पिंग नहीं होगी, इस पेंडुलम को जब रेस किया है, ये क्या करेगा, इधर फौरन वापस नहीं आएगा अपनी पोजीशन पे, ये ओवर शूट करेगा, ये इस साइड पे चला जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इस साइड पे आएगा, फिर वापस आएगा, फिर एक टाइम आएगा दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हो, डैम्पिंग एनर्जी पेंडुलम में क्रिटिकल डैम्पिंग से लेस है उसकी वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, पेंडुलम विल नॉट स्टॉप, इट विल ओवरशूट एंड इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग। सो इस डैम्पिंग को हम कहेंगे अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में क्या हो रहा था, क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में ये पेंडुलम है, ये अटैच है किसी के साथ इधर किसी पॉइंट पे, इस पेंडुलम को इस हाइट पे रेस किया, ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, जो इससे छोड़ा, जो ही इसको रिलीज किया वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया हाफ साइकिल में, ये है क्रिटिकल डैम्पिंग। अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है, इस पेंडुलम को जब मैंने रिलीज किया एक हाइट पे, तो ये फौरन अपनी मीन पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, इधर जाएगा इस पॉइंट पे, फिर वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह करते करते फिर एक टाइम आएगा ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में जब पेंडुलम को आप रेस करोगे, लाइक क्रिटिकल डैम्पिंग, वो रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगा, लेकिन इस केस में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा रेस्ट पे आने के लिए। क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग में सिर्फ इतना फ़र्क है, क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में भी ये इस पेंडुलम को जब मैंने इधर रेस किया इस हाइट पे, ये वापस आएगा। ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में भी जब इस पेंडुलम को मैं रेस करूंगा इस हाइट पे, ये अपनी इस पोजीशन पे वापस आएगा, ऑसिलेट नहीं करना शुरू कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा, बस जो ही उसको रेस किया वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन क्रिटिकल के मुकाबले में इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, ठीक है। उसके मुकाबले में क्रिटिकल डैम्पिंग के मुकाबले में उसे टाइम ज्यादा लगेगा वापस आते हुए, ठीक है। उसे फ्रिक्शन जो होगी उसके रास्ते में वो ज्यादा होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग एंड ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, तो क्या बताया कि क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में जब पेंडुलम को रेस करोगे सर्टेन हाइट में, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगा नॉर्मली, नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, हाफ साइकिल में। अंडर क्रिटिकल में क्या होगा, अंडर क्रिटिकल में जब उसको हाइट एक सर्टेन हाइट पर रेस करके जब उसको रिलीज करेंगे तो उसमें टू एंड फ्रो मोशन होगा, वो फौरन नहीं वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, वो डिफरेंट साइकिल्स में रोटेशन करेगा और एक टाइम आएगा वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अवर क्रिटिकल जो डैम्पिंग है उसमें लाइक क्रिटिकल डैम्पिंग, जब उसको रेस करोगे किसी सर्टेन हाइट पे पेंडुलम को, ठीक है, वो अपनी मीन पोजीशन पे फौरन मतलब अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा जिस तरह अब अंडर क्रिटिकल में होगा, लेकिन वो जो टाइम लेगा वापस आने में इस मीन पोजीशन में, इस हाइट से इस पोजीशन में वापस आने में, वो क्रिटिकल के मुकाबले में टाइम ज़्यादा लेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल, अंडर क्रिटिकल एंड ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग। दूसरी बात ये कि ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो है वो तो है ही डेफिनेशन में, मतलब जो होता है स्ट्रक्चर्स में भी ये फिनोमेना होता है, ये तो पेंडुलम की एग्जांपल दी ना, स्ट्रक्चर में भी यही फिनोमेना होता है। अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग जो स्ट्रक्चर्स में होती है वो सेम जिस तरह अभी पेंडुलम की एग्जांपल दी वैसी ही होती है। क्रिटिकल डैम्पिंग का सेम क्राइटेरिया, अवर क्रिटिकल डैम्पिंग का, वाइब्रेशंस का सेम क्राइटेरिया। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं ये जो डैम्पिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सो सबसे बेस्ट जो ओवर क्रिटिकल अगर डैम्पिंग की मैं बात करूँ तो इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है रिकॉइल मैकेनिज्म इन गन। जो गन्स वगैरह है उनमें जो रिकॉइल मैकेनिज्म होता है, रिकॉइल गन का क्या होता है, जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है विच इज कॉज बाय मोमेंटम। इसके अलावा ओवर क्रिटिकल की एग्जांपल ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स जो होते हैं। ठीक है, जब आप देखो, जब आप कोई दरवाज़ा खोलते हो एंटर होते हुए और उसको फिर एक दरवाज़ा आपने ओपन किया, ओपन करके क्या करते हो, दरवाज़ा ओपन करके उसको छोड़ देते हो ना, तो वो डोर क्या होता है, इट क्लोजेस स्लोली, आस्ता आस्ता वो वापस आता है, बंद होता है। ठीक है, ये है ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर लेट्स सपोज वो डोर अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग हो उस डोर में, उसमें फिर आप इंटर होने से, आपके इंटर होने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सो जो आप लेट्स सपोज कोई भी एक पर्सन जो एंटर हो रहा है उस डोर से, उसके एंटर होने से पहले ही डोर उसको हिट कर देगा। ठीक है, अगर अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग हो डोर में, मतलब वो इतनी तेजी से वापस आएगा डोर। मैंने बताया था ना ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग में वो अपनी मीन पोजीशन में वापस आता है, बट इट टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप। अपनी मीन पोजीशन पे वापस आते हुए उससे ज्यादा टाइम लगता है। सिमिलरली डोर की एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जो आपके जितने भी डोर्स हैं वो सारे ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग पे वर्क कर रहे हैं, मतलब उन पे जो वाइब्रेशन एनर्जी उनमें स्टोर हुई है वो स्लोली खत्म हो रही है। आप जब डोर खोलते हो तो आप जब एंटर हो जाते हो तो उसके कुछ टाइम बाद डोर अपनी मेन पोजीशन पे वापस आता है। अगर उस डोर में अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग होती, आपने डोर खोला, अभी आप एंटर ही नहीं हुए, डोर सडनली क्लोज होगा और आपको हिट करेगा। ठीक है, सो इसलिए इसी एग्जांपल की तरह स्ट्रक्चर्स में भी डैम्पिंग को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर भी जो है ना इट कम्स टू रेस्ट स्लोली, जब वाइब्रेशंस होती हैं स्ट्रक्चर में कि वो स्लोली अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आए। जैसे कि डोर के केस में अगर डोर जो है सडनली क्लोज हो जाए, आप अभी एंटर ही नहीं हुए, आपने डोर खोला और उसको जब लीव किया, आप एंटर होने वाले हो, डोर सडनली क्लोज हो और आपको हिट कर जाए वो, ठीक है, आप तो एंटर ही नहीं हो सकोगे क्योंकि उस डोर में उस वक्त कौन सी डैम्पिंग थी, अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग थी। ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या, आपने डोर खोला, आप एंटर हो गए, एंटर होने के कुछ टाइम बाद आप आगे चले गए, फिर डोर वो क्लोज हुआ, जाके अपनी मेन पोजीशन पे वापस आया। ठीक है, सो जो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स होते हैं उसमें ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग फिनोमेना होता है। ठीक है, अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग फिनोमेना नहीं होता। अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग अगर फिनोमेना होता तो क्या उसमें मसला होता, क्या आपके एंटर होने से पहले ही जो है वो किसी भी पर्सन के एंटर होने से पहले ही किसी जगह इट विल हिट दैट पर्सन, अगर उसमें वो प्रोवाइड किया जाएगा, अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग प्रोवाइड की जाएगी। सो ये कॉन्सेप्ट था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्पिंग का। अच्छा, अब ये ग्राफ को समझते हैं, ये तीनों जो डैम्पिंग की टाइप्स हैं उसी से रिलेटेड ग्राफ है। अगर इस ग्राफ पे देखो तो एक्स एक्सिस पे आपको नजर आ रहा होगा टाइम।
ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम स्केल है सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड बेसिकली, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन और फ्रॉम द मीन पोजीशन। किसी भी पार्टिकल को की अगर मैं बात करूं, उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब पहला केस है जीरो डैम्पिंग का केस, मतलब बिल्कुल डैम्पिंग है ही नहीं, व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग, यानी कि जीरो डैम्पिंग है। ठीक है, वो किस लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, ब्लू लाइन से। ये जो ब्लू लाइन है ये किसको शो कर रही है, ये जीरो डैम्पिंग लाइन है। ठीक है, व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग प्रेजेंट इन द सिस्टम। इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा सिस्टम का, इट विल नेवर कम्स डाउन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मतलब यूं नीचे की तरफ नहीं रहेगा, ये यूं फ्लक्चुएट करेगा जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। जब कोई डैम्पिंग नहीं होगी, व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग और जीरो डैम्पिंग, इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा सिस्टम का, एम्पलीट्यूड क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब जीरो डैम्पिंग के केस में ये जो ब्लू लाइन है ये क्या शो कर रही है कि जो एम्पलीट्यूड है सिस्टम का, इट विल नेवर कम्स डाउन। ठीक है, इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, -1 से लेके +1 तक। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड की, अगर इसको मैं यहाँ प्लॉट करूँ 1, और इस साइड पे अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये -1। सो जीरो डैम्पिंग के केस में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो वेरी करती है -1 से 1 की तरफ, +1 की तरफ। अच्छा, सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस था व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग, व्हेन देयर इज जीरो डैम्पिंग। सेकंड केस है अंडर क्रिटिकल। पहले ले लेते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन डैम्पिंग इज क्रिटिकल। ठीक है, जब डैम्पिंग क्रिटिकल होगी, इन दैट केस कोई ऑसिलेटरी मोशन जो है ना वो अकर नहीं होगा। ठीक है, नो ऑसिलेटरी मोशन अकर्स। मैंने बताया था वो फौरन अपनी रेस्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगा। मैंने एग्जांपल दी थी पेंडुलम की, तो पेंडुलम को रेस किया तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा हाफ साइकिल में, यूं टू एंड फ्रो मूव नहीं करेगा। टू एंड फ्रो मूव करने के बाद ही अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो ही आपने उसको रेस किया, क्रिटिकल डैम्पिंग का फिनोमेना ये है कि उसमें जो एनर्जी डिसिपेशन है वो इस तरह हुई कि वो जो ही रेस किया, रेस करने के बाद उसको रिलीज किया, वो फौरन अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाए, मतलब कोई ऑसिलेशन नहीं हो रही। सो क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में जैसे कि देयर इज नो ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि रेड लाइन शो कर रही, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड जो है इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1 से। रेड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से। ठीक है, एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। 1 से स्टार्ट हुई और फाइनली अपने रेस्ट पोजीशन पे वापस आ गई। मतलब ये जो ही आपने उसको रेस किया पेंडुलम को, ठीक है, और वो फौरन अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। ये लाइन भी यही शो कर रही है, 1 से इसका एम्पलीट्यूड स्टार्ट हुआ और वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया, जो रेड लाइन शो कर रही है। उसके बाद ग्रीन लाइन जो है, ये ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है, अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग को। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि जब एक साइकिल हुआ, अंडर क्रिटिकल में क्या था, यूं करके पहले इधर जाएगा पेंडुलम, फिर इधर आएगा, फिर यूं करके टू एंड फ्रो मूव करेगा, और फिर अल्टीमेटली रेस्ट पे आएगा किसी आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम। वो डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, एनर्जी किस तरह डिसिपेट हो रही है। सो अंडर क्रिटिकल केस में it means that in one cycle when it is crossing the zero line the energy is not completely released। ठीक है, जैसे कि रेड लाइन क्या हुआ था, रेड लाइन रेस्ट पे आ गई थी वापस, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में वो रेस्ट पे वापस आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रीन लाइन देखो, वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे जब जीरो हुई, जीरो मतलब जब ये पेंडुलम वापस रेस्ट पे आया, फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया, फिर वापस रेस्ट पे आया, फिर दोबारा इस साइड पे गया, फिर वापस रेस्ट पे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, सिमिलरली फिर वापस रेस्ट पे आया, फिर ऊपर गया, करते करते एक टाइम आएगा वापस रेस्ट पे आ जाएगा। सिमिलरली इसका ग्राफ जो बनेगा कि वो जब रेस्ट पे आया, रेस्ट पे आने के बाद दोबारा वो उसने मूव किया। ठीक है, मतलब अगर मैं एक्सिस रखता हूँ, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव, लेट्स सपोज ये पेंडुलम है, ये पॉजिटिव एक्सिस है इस साइड पे लेट्स सपोज, और यहाँ नेगेटिव है। तो क्या हुआ, पहले वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गया, जीरो पे आया, फिर वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ गया, फिर जीरो पे आया, फिर वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गया, फिर जीरो पे आया, फिर वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आया, फिर वो जीरो पे गया।
सिमिलरली करते करते वो अल्टीमेटली रेस्ट पे आएगा। तो ये ग्राफ भी यही शो कर रहा है कि एक साइकिल जो है वो क्रॉस कर रहा है जीरो लाइन को, एनर्जी अभी कंप्लीटली रिलीज नहीं हुई इस केस में सिस्टम में से, ठीक है। एंटर क्रिटिकल में फौरन एनर्जी रिलीज नहीं होती फ्रॉम द सिस्टम, उसमें ऑसिलेशंस होती हैं। मतलब कि यहाँ से ये वापस आया जीरो पे, फिर वो ओवरशूट कर गया दोबारा, फिर वो वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर वो ओवरशूट कर गया, फिर वो इस तरह चल भी सकती है यूं करके, वो डिपेंड करता है। फिर एक टाइम फाइनली उसने आना रेस्ट पे ही है। अब यहाँ ग्राफ में ये हुआ कि मतलब ये अपनी उसको डिस्प्लेस किया, वो वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पे आया, फिर दोबारा वो ओवरशूट कर गया, फिर वो वापस रेस्ट पे आया, फिर वो ओवरशूट कर गया और फाइनली वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन जो था उसको ध्यान में रख के ग्राफ समझोगे समझ आ जाएगा। तो हुआ क्या, एक साइकिल में when it is crossing in one cycle, when it is crossing the zero line, the energy is not completely released in that case, in under critical damping case, ठीक है। from the system the energy is not completely released. So what does that mean? It means that it overshoots from there and then it comes down and then again it goes back, ठीक है, and then again it overshoots and this phenomena goes on until it comes to rest, ठीक है। और ये कंटिन्यू करेगा कब तक, जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाता, ये फिनोमेना कंटिन्यू रहेगा। मतलब रेस्ट फिर ओवरशूट, फिर रेस्ट फिर ओवरशूट, फिर रेस्ट फिर ओवरशूट, कब तक, जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ जाता। तो ये ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है, ये अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग को शो कर रही है। और ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में क्या है, वो रेस्ट पे ही वापस आएगा। जैसे ये रेड लाइन थी ना, मैंने बताया था ओवर क्रिटिकल में वो रेस्ट पोजीशन पे ही वापस आएगा, लेकिन उसको जो टाइम लगेगा वो क्रिटिकल डैम्पिंग के मुकाबले में ज्यादा लगेगा वापस आते हुए, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है वो शो कर रही थी क्रिटिकल डैम्पिंग को, ये ब्लू लाइन जो दिस दिस कलर इज शोइंग अवर क्रिटिकल डैम्पिंग। देखो ये भी सेम उसी तरह, जब उसको डिस्प्लेस किया वापस रेस्ट पे आ रहा है, लेकिन इसका जो टाइम इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। तो इसका जो टाइम लगेगा वो क्रिटिकल डैम्पिंग के मुकाबले में ज़्यादा लगेगा। ये देखो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे रेस्ट पे आ गई थी क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में, और ये जो है इस पॉइंट पे जाके रेस्ट पे आया। मतलब ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग में जो टाइम लग रहा है रेस्ट पे आने के लिए वो ज़्यादा लग रहा है। तो ये बेसिकली ये ग्राफ जो है शो कर रहा है इसके डैम्पिंग के फिनोमेना को। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ डैम्पिंग। जनरल केसेस में जो डैम्पिंग स्ट्रक्चर में ली जाती है वो 2% ली जाती है। जनरली डैम्पिंग की जो वैल्यू स्ट्रक्चर्स में ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 2%, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर को और सॉइल सिस्टम को इकट्ठा किया जाए तो जो डैम्पिंग की वैल्यू ली जाती है वो 5%। ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। अगर सिर्फ मैं स्ट्रक्चर की बात करूं इंडिविजुअली, तो डैम्पिंग जो जनरली बेसिकली जो प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर में, इट इज टेकन एज 2%, इट्स वैल्यू इज टेकन एज 2%, वाइल स्ट्रक्चर टुगेदर विद द सॉइल सिस्टम जो डैम्पिंग की वैल्यू लेंगे वो 5% लेंगे। और इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये जो स्टील स्ट्रक्चर हैं जो मेड विच आर मेड अप ऑफ स्टील, उसके केस में डैम्पिंग की वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है, वो ली जाती है 2 to 3%, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर में डैम्पिंग की वैल्यू ली जाती है 2 to 3%। और ये जो 5% है स्ट्रक्चर प्लस सॉइल, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आरसी स्ट्रक्चर है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो बात की मैंने, ये स्टील स्ट्रक्चर की बात की, और ये आरसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर की। और ये जो वैल्यू है ये एस्टिमेट कैसे की जा सकती है, मतलब ये वैल्यूज की एस्टिमेशन कैसे हुई। सो दीज वैल्यूज कैन बी एस्टिमेटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके इनकी वैल्यूज को एस्टिमेट किया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द, इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, ये जो पार्ट होती है नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है। सो इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर पूछा जाए कि डैम्पिंग को कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, ये वैल्यूज जो हैं, सो इनको एस्टिमेट करने के लिए बेसिकली एक्सपेरिमेंट से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी, रोल्स ऑफ डैम्पिंग, ठीक है। ये स्लाइड है रोल ऑफ डैम्पिंग। बेसिकली व्हाट इज द बेसिक पर्पस, the basic purpose is to remove kinetic energy and potential energy from vibrating system,
ठीक है, मैंने अभी बात की थी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो जो रोल होता है डैम्पिंग का वो बेसिकली यही है कि रिमूवल ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सिस्टम। जो भी एक सिस्टम वाइब्रेटिंग है उसमें से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिसिपेट करना, ये बेसिकली रोल है डैम्पिंग का। ठीक है, डैम्पिंग में बता दूंगा फिनोमेना है थ्रू विच द वाइब्रेशन एनर्जी गेट्स लॉस्ट। ठीक है, ये ग्राफ जो है ये नीचे जो शो हुआ है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है, ये जो लाइन यूं करके आ रही है, ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन क्या शो कर रही है, इट इज शोइंग दैट एम्पलीट्यूड जो है इस वाइब्रेटिंग ये वाइब्रेशन है, जो भी वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर जिसका भी ये ग्राफ है, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो डिक्रीज कर रहा है स्टेडीली। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। वही बात कि पेंडुलम है, इसको रेस किया, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है। सिमिलरली ये एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, ये इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिमिनिशिंग स्टेडीली। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है बेसिकली ये क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है ना, रिलीज हो रही है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से वो रेस्ट पे वापस आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड ग्राफ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है और वो अल्टीमेटली ऑसिलेशंस वाइब्रेशंस खत्म हो रही हैं स्ट्रक्चर में से, और वो रेस्ट पे वापस आ रहा है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, सो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक पैटर्न बना रही है। ठीक है, और उसका इस केस में देखो एक पैटर्न बन रहा है और रेशो फिक्स है उस पैटर्न की, ये जो रेशो है ये फिक्स है, ये पैटर्न बन रहा है, एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, रेशो फिक्स है। रेशो मतलब रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड फिक्स है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड, ये एक फिक्स पैटर्न बना रहा है। ठीक है, एक लीनियर पैटर्न बन रहा है, नॉन लीनियर इसको कह लो कि लीनियर नहीं कहना चाहिए, फिक्स्ड वर्ड ठीक है, फिक्स पैटर्न बना रही है। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि वाइब्रेशन जब ये पेंडुलम को रेस किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्यों अपनी रेस्ट पोजीशन पे आता है, क्योंकि उसमें से जो किनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, और वो किस चीज में ज़ाहिर है एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी ना, एनर्जी इस तरह ज़ाया तो नहीं होगी, एनर्जी फिर कन्वर्ट हो रही है हीट की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, या यही याद रखो कि इस केस में हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, अर्थक्वेक आया, उसमें वाइब्रेशन हुए, लाइक ये पेंडुलम की एग्जांपल याद रखो, तो वो क्या करेगा स्ट्रक्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो वाइब्रेशंस है उस स्ट्रक्चर में वो कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी जो किनेटिक एनर्जी थी, यानी जो मूव कर रहा है स्ट्रक्चर मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो किनेटिक एनर्जी है, जो किनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, वो स्ट्रक्चर क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि जो किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हीट की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो ये रोल है बेसिकली डैम्पिंग का। उसके बाद नेगेटिव डैम्पिंग क्या होती है। ठीक है, अब एक डैम्पिंग होती है नेगेटिव डैम्पिंग। नेगेटिव डैम्पिंग से मुराद जब वाइब्रेशन बहुत कम हो ना, एक होते हैं ना एक्सेसिव वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं एक स्ट्रक्चर, और कुछ वाइब्रेशन होती है बहुत स्मॉल होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, सो अगर वाइब्रेशन इज स्मॉल, और ये हमेशा तब होगा जब वाइब्रेशन स्मॉल है, वाइब्रेशन जो है वो स्मॉल है, तब भी नेगेटिव डैम्पिंग का फिनोमेना जो है ना अकर होगा। ठीक है, अब नेगेटिव डैम्पिंग का क्या मतलब है, जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे पिछले केस में ऑपोजिट था, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड कम होकर रेस्ट पे आ रहा था। नेगेटिव डैम्पिंग में जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करता है, वो रेस्ट से जो है वो मैक्सिमम की तरफ जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशंस। ठीक है, नेगेटिव डैम्पिंग को कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशंस। ग्राफ में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जो है वो स्मॉल रेंज में स्टार्ट हुई एंड सडनली इट इंक्रीजेस। ठीक है, स्मॉल रेंज में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, सडनली वाइब्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेसिकली नेगेटिव डैम्पिंग इज सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन, और ये हमेशा जो फिनोमेना है वो स्मॉल वाइब्रेशंस में, जब वाइब्रेशंस जो है स्मॉल हो, इवन वो डिटेक्ट भी नहीं हो सकती, बहुत स्मॉल वाइब्रेशन में फिनोमेना होता है। और इस केस में जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है, जैसे कि पहले वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड मैंने देखा है वो ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, इस केस में वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड का ग्राफ इंक्रीज करता है,
और ये इट अराइजेस व्हेन वेलोसिटी इज ग्रोइंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो इस केस में भी अराइज हो सकता है। इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स की डैम्पिंग होती है। मटेरियल डैम्पिंग, ठीक है। मटेरियल, ये एक मटेरियल है कोई भी, उसके इनसाइड वॉल्यूम में जो स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके इनसाइड द वॉल्यूम जो है ना, इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर जो डैम्पिंग अकर होती है उसको हम कहते हैं मटेरियल डैम्पिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इट हैपेंस बिटवीन द फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल है स्ट्रक्चर के, सो बिटवीन द फ्रिक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और इस केस में जो है ना हम कंसीडर करते हैं एंटायर वॉल्यूम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दैट डैम्पिंग, ठीक है। तो मटेरियल डैम्पिंग इट अकर्स इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें एंटायर जो वॉल्यूम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस डैम्पिंग का। और ये किस वजह से होती है? बिटवीन द फ्रिक्शन जो होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर, उस वजह से होती है मटेरियल डैम्पिंग। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डैम्पिंग की, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल डैम्पिंग बेसिकली जॉइंट्स और कनेक्शंस के दरमियान होता है। जो जॉइंट्स और कनेक्शन होते हैं ना उसके दरमियान होता है। ये मैकेनिकल कनेक्शन एक शो हुआ है इस फिगर में, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फॉर्म में जो है होती है ये डैम्पिंग, एंड एनर्जी जो इसमें लॉस होती है वो हीट और वेव की वजह से लॉस होती है स्ट्रक्चरल डैम्पिंग के केस में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप होती है रेडिएशन डैम्पिंग। लेट्स सपोज एक बॉडी है, ग्राउंड पे उसको सपोर्ट दी हुई है, एक ग्राउंड है जैसे ये, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है, इट इज सपोर्टेड ऑन ग्राउंड, लाइक ये कोई बॉडी है उसको सपोर्ट दी हुई है ग्राउंड ने। वो बॉडी क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। वाइब्रेशन है बॉडी में, वाइब्रेशन है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो सकती है वाइब्रेशन, ठीक है। अब वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो डिसिपेट होगी, यानी कि वेस्ट होगी या रिड्यूस होगी दो डायरेक्शन में। एक किस फॉर्म में होगी? वेव की फॉर्म में, ठीक है। जो नीचे नजर आ रहा है कि वो कहाँ जा रही है, एनर्जी डिसिपेट, बॉडी एक वाइब्रेट कर रही है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड किसी भी ग्राउंड मीडियम जो है ग्राउंड है जिसपे पड़ी हुई है। अब जो एनर्जी इसमें वाइब्रेशन की वजह से, ऑब्वियसली मैंने बताया कि एक हर चीज जिसमें वाइब्रेशन है उसने अल्टीमेटली रेस्ट पोजीशन पे आना है, ठीक है। अब ये बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी एनर्जी डिसिपेट होगी, मिनिमम वेस्ट होगी, रिड्यूस होगी, तभी वो जो है ना रेस्ट पोजीशन पे आएगी। अब इसमें जो एनर्जी है वो एक तो वेव की फॉर्म में डिसिपेट होगी जो कि विच इज गोइंग इनटू द ग्राउंड, और दूसरी जो है इट इज वो भी वेव की फॉर्म में होगी, लेकिन जो वेव्स होंगी दे इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ये सामने सराउंडिंग जो है ना एटमॉस्फेयर है, कंसीडर करो। मतलब कि जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, जो एक है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव विच आर गोइंग टू द ग्राउंड। जो सेकंड वन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इसको हम कहते हैं रेडिएशन डैम्पिंग। इसके अलावा फ्लूइड डैम्पिंग भी होती है, मतलब कि जो फ्लूइड सिस्टम्स हैं, जो फ्लूइड है उसमें भी डैम्पिंग का फिनोमेना होता है। फ्लूइड सिर्फ लिक्विड फ्लूइड नहीं होता, ठीक है। फ्लूइड जो है, गैस इज आल्सो अ फ्लूइड, ठीक है। लिक्विड तो है ही फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड से मुराद सिर्फ पानी नहीं है, एवरी टाइप ऑफ लिक्विड, एवरी टाइप ऑफ गैस इज फ्लूइड। अच्छा, बात कर रहा था मैं फ्लूइड डैम्पिंग की। तो डैम्पिंग जो है वो फ्लूइड सिस्टम में भी होती है, और ये भी इट बेसिकली अकर्स इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड which is immediately surrounding the structure। और ये भी किस फॉर्म में होती है? फ्रिक्शन की फॉर्म में होती है। फ्लूइड में डैम्पिंग भी की जो कॉज है वो फ्रिक्शन की फॉर्म में। तो समरी क्या है जी ओवरऑल जो भी हमने डैम्पिंग का फिनोमेना पढ़ा? तो जो तीन टाइप्स ऑफ डैम्पिंग हमने पढ़ी, क्रिटिकल, अंडर क्रिटिकल एंड अवर क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, सो डैम्पिंग जो होती है वो अंडर क्रिटिकल होती है, ये चीज़ याद रखनी है। हम जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन में, जो डैम्पिंग हम लेते हैं वो अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग लेते हैं, मतलब डैम्पिंग लेस देन क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। अवर क्रिटिकल की मैंने एग्जांपल दी थी, दरवाज़ा खोला, अभी आप एंटर ही नहीं हुए, दरवाजे ने आपको हिट कर दिया, ठीक है। आपको एंटर ही नहीं होने दिया, इतनी ज़्यादा उसमें जो है ना इतनी जल्दी एनर्जी डिसिपेट होगी,
ठीक है। तो हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में याद रखना अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग का फिनोमेना कंसीडर करते हैं, अंडर क्रिटिकल। ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरल डायनामिक्स जो डैम्पिंग वैल्यू होती है वो लेस देन 20% ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग ली जाती है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है। स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में जो डैम्पिंग की वैल्यू ली जाती है वो लेस देन 20% ली जाती है, मतलब जो जीटा वैल्यू है, ठीक है, जीटा वैल्यू जो है वो लेस देन 20% मीन लेस देन 0.2। जीटा यानी जीटा किसके इक्वल था, रेशो थी ना सी बाय सी आर। ठीक है, सी बाय सी आर और जीटा वो लेस देन, हम स्ट्रक्चरल डायनामिक पर्पसेस के लिए जीटा वैल्यू मतलब जो रेशियो ऑफ सी बाय सी आर वो हम लेते हैं लेस देन 20%, मतलब लेस देन 0.2 लेते हैं। ये भी एक चीज याद रखनी। और वो जो चीज़ पीछे मैं बता चुका हूँ कि जो रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है लॉन्ग विद सॉइल, जो डंपिंग की वैल्यू ली जाती है 5% ली जाती है, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर में मैं बताया था कि डंपिंग की वैल्यू ली जाती है 2 to 3% ली जाती है। ठीक है। डैम्पर्स बेसिकली डैम्पर डिवाइसेस होती हैं, आजकल जो बिल्डिंग्स बनती हैं ना उन पर डैम्पर्स बेसिकली डैम्पिंग डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती हैं। ठीक है। वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाइब्रेशंस को, डिसिपेट करती हैं, उनको कम करती हैं। अर्थक्वेक की वजह से जो वाइब्रेशंस आती हैं उनको डिसिपेट करती हैं। ठीक है। जिस तरह वो आपके बाइक चलाते हुए शॉक्स होते हैं ना, वो वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, कोई पॉट होल आ गया है, कोई आगे रोड जो है क्रैक्ड पोर्शन है रोड का, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, शॉक एब्जॉर्ब कर रहा होता है उन वाइब्रेशंस को, आपको फील नहीं हो रहे होते पॉट होल्स खड्डे वगैरह जो होते हैं। सिमिलरली डैम्पर्स भी क्या करते हैं बिल्डिंग्स में, वो इन एनर्जी को, वाइब्रेशंस को, जो वाइब्रेशन होती है अर्थक्वेक की वजह से, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, डिसिपेट करते हैं, कम करते हैं। ठीक है। डैम्पिंग को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो ये जो डैम्पर्स हैं ये बेसिकली इंक्रीज डैम्पिंग, डैम्पिंग इंक्रीज करते हैं ना। डैम्पिंग क्या था, द फिनोमेना थ्रू विच वाइब्रेशन एनर्जी गेट लॉस्ट, वो फिनोमेना जिसकी वजह से वाइब्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो डैम्पर्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब डैम्पर्स इंक्रीज द डैम्पिंग फिनोमेना। ठीक है। और डैम्पिंग इंक्रीज कर रहे हैं मतलब स्ट्रक्चर को स्टिफ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर स्टिफ हो, बेसिकली स्टिफर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो डैम्पर डिफरेंट टाइप्स के हैं, टीएमडी डैम्पर्स हैं, ट्यून मास डैम्पर्ड है, ट्यून लिक्विड मास डैम्पर्स हैं, फ्रिक्शन डैम्पर्स हैं, मेटालिक डैम्पर्स हैं, विस्कस डैम्पर है, इलास्टोप्लास्टिक डैम्पर्स हैं जो यूज हो रहे हैं। ये फिगर ये बता रही है जी, ये जो है एक जनरल बिल्डिंग है, जब अर्थक्वेक आएगा इस केस में ये बिल्डिंग जो है ये यूं करके इसमें वाइब्रेशन होगी, पहले ये बिल्डिंग की मोशन इस तरफ होगी, फिर ये इस तरफ होगी। ठीक है, दोनों साइड से, मतलब वायलेंटली शेक करेगी बिल्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पे डैम्पर इंस्टॉल कर दिए गए, देखो उस इंस्टॉल होने की वजह से इसमें वाइब्रेशंस बहुत कम है कंपैरेटिवली बात करो जिस बिल्डिंग में डैम्पर्स इंस्टॉल नहीं किए गए। ये बिल्डिंग विद डैम्पिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज द बिल्डिंग विदाउट डैम्पिंग स्ट्रक्चर, विदाउट डैम्पर। तो इसमें डिफ्लेक्शन ये हो रही है और इसमें डिफ्लेक्शन ये हो रही है। तो डैम्पर इंस्टॉल करने की वजह से जो शेकिंग है वो लाइट होगी, लेकिन स्वेयर शेकिंग या वायलेंटली शेकिंग जो है वो जनरल बिल्डिंग में होगी जिसमें डैम्पर्स नहीं है। तो ये डैम्पर्स का फायदा है। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, डैम्पिंग वाला टॉपिक खत्म किया, अब इसी लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। रिस्पॉन्स बेसिकली इट इज लाइक यू सी, मैं कह सकता हूँ कि लेट्स सपोज कोई भी एक स्ट्रक्चर है आपके पास, उस पर आप लेटरल लोड अप्लाई करते हो। नई स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, लेट्स सपोज एक स्ट्रक्चर है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है,
इस पे एक लेटरल लोड अप्लाई हुआ, क्योंकि लेटरल लोड विंड की वजह से भी हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। क्योंकि हम अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि साइज्मिक मोशन की वजह से लेटरल लोड अप्लाई हुआ इस पे, ठीक है। साइज्मिक मोशन की वजह से लेटरल लोड अप्लाई हुआ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर लिया, उस पर हमने एक लेटरल लोड अप्लाई कर दिया, कोई भी लोड हो सकता है, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि आप विंड लोड ले सकते हो, विंड भी उसको लेटरली मूव कराएगी ना स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम अर्थक्वेक को पढ़ रहे हैं तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थक्वेक की वजह से एक लेटरल लोड स्ट्रक्चर पे अप्लाई हुआ, ठीक है। लेट्स सपोज लेटरल लोड है पी, ये जो मैंने लिखा लेटरल लोड क्या है, पी है। अब जाहिर है लेटरल लोड की वजह से क्या होगा, जब अर्थक्वेक आया लेटरल लोड अप्लाई हुआ, स्ट्रक्चर डिस्प्लेस करेगा ना, उसमें डिफॉर्मेशन होगी। मतलब ये स्ट्रक्चर की मीन पोजीशन थी, ये जो ग्रीन लाइन है, लेटरल लोड की वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर यूं करके डिस्प्लेस हो गया, मतलब यूं करके उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, थोड़ी सी यूं करके, ठीक है। कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी स्ट्रक्चर में, यहां से लेके यहां तक, ये जो रेड लाइन में मैंने शो कर दिया। और वो डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा, ठीक है। डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेल्टा इज डिस्प्लेसमेंट। लेटरल लोड की वजह से स्ट्रक्चर डिस्प्लेस हो गया, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। एक स्केल लो स्टील का, उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करो, देखो वो अपनी मीन पोजीशन से इसी तरह डिफ्लेक्ट होगा, जिस तरह अगर उसमें फ्लेक्सिबल स्केल है, स्टील स्केल, इलास्टिक स्केल, यूं जिस तरह ये बिल्डिंग थी एक, और रेड लाइन क्या शो कर रही है कि लेटरल लोड को ये अप्लाई हुआ स्ट्रक्चर पे, मतलब कोई अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से क्या होगी, डिफॉर्मेशन आ गई, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई, अपनी जगह से वो डिस्प्लेस कर गया। मिनिमम होती है डिस्प्लेसमेंट, ये जरा फिगर बनाई है तो इस तरह लग रहा है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना स्ट्रक्चर में, इस लोड पी की वजह से, जो कि अर्थक्वेक जो साइज्मिक मोशन की वजह से लेटरल लोड अप्लाई हुआ, इस डेल्टा को कहते हैं रिस्पॉन्स। दिस डेल्टा इज नोन एज रिस्पॉन्स, डिस्प्लेसमेंट या रिस्पॉन्स, ये याद रखना। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई ये वाली यहां से यहां तक, इस डिस्प्लेसमेंट को या तो रिस्पॉन्स कह सकते हो या डिफ्लेक्शन कह सकते हो। सो डेल्टा इज रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर or deflection. This is delta. अगर ये डेल्टा टाइमली वेरी करे, टाइमली वेरी मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने अभी पेंडुलम की एग्जांपल दी, क्या बताया कि जो वाइब्रेशन होगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेम नहीं रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 अल्टीमेटली जीरो पे आ जाएगी। अगर ये डेल्टा टाइमली वेरिड है, सो हमें पता है कि डेल्टा बाई टी क्या होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करे डेल्टा, तो ये होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस डेल्टा इज डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिफ्लेक्शन है, रिस्पॉन्स है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी विद टाइम वेरी करे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन। ठीक है, if velocity varies with time we will get acceleration, if displacement varies with time we will get velocity। जब स्ट्रक्चर लोड होता है, मतलब कोई लोड अप्लाई होता है स्ट्रक्चर में, तीन तरह के रिस्पॉन्सेज देता है स्ट्रक्चर। पहला रिस्पॉन्स कौन सा है, या तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, सेकंड या वो वेलोसिटी उसका रिस्पॉन्स होगा, और थर्ड एक्सेलरेशन। So whenever structure is loaded, it gives three types of responses. Number one, the first one is displacement, which is represented by delta. The second one is velocity, which is represented by v, small v. And the third one is acceleration, which is represented by small a, acceleration. ठीक है, तो जब भी कोई भी स्ट्रक्चर साइज्मिक मोशन की वजह से उसमें लेटरल लोड अप्लाई होगा तो तीन तरह के उसमें रिस्पॉन्सेज होंगे। ये रिस्पॉन्सेज, क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स जो कंसीडर कर रहा हूँ वो डिफ्लेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, डेल्टा को, ठीक है। तो ये जो तीन है, तीन चीजें हैं, डेल्टा, ए, वी, ये कम्युलेटिवली यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इनको कम्युलेटिवली इसको कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर।
मैं यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स ले रहा हूँ स्ट्रक्चर का, डेल्टा, यानी डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस में, ये जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस में, इसमें हम एवेल्युएशन करते हैं इन्हीं 3 पैरामीटर्स की। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस में कोई पूछे कि किस चीज़ के की एवेल्युएशन या असेसमेंट की जाती है, तो 3 चीज़ों की जाती है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। मैं अभी इस केस में जो बता रहा हूँ सेम यही चीज़ एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई होगी और वेलोसिटी के लिए भी अप्लाई होगी। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जो पैरामीटर ले रहा हूँ रिस्पॉन्स का, वो कौन सा पैरामीटर ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिफ्लेक्शन, यहाँ पे मेरी डिफ्लेक्शन से मिला रिस्पॉन्स है, ठीक है। आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, यू कैन आइदर फाइंड डेल्टा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अच्छा, अब चीज समझना, ये चीज समझ आ गई तो समझ आ गया सब। अभी लेट्स सपोज अर्थक्वेक नहीं आया, अर्थक्वेक नहीं आया, बिल्डिंग अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है। लेट्स सपोज कोई टाइम लिया हमने 0 सेकेंड, क्योंकि इसके फौरन बाद अर्थक्वेक आ गया। वो टाइम था 0 सेकेंड, मतलब जो ही अर्थक्वेक आने जो ही इनिशिएट हुआ उस वक्त हमने जो टाइम लिया वो 0 सेकेंड है, उसके बाद एकदम अर्थक्वेक आ गया। तो पहला केस है कि जब टाइम है 0 सेकेंड, स्ट्रक्चर क्या है, अपनी मीन पोजीशन पे, स्ट्रक्चर बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे, हिला नहीं। जो ही टाइम लेट्स सपोज बढ़ा 1 सेकेंड, मतलब एकदम अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से लेटरल लोड अप्लाई हुआ इस पे, ठीक है। जो ही टाइम 1 सेकेंड हुआ, सेकेंड केस, जो ही t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, लेटरल लोड अप्लाई हुआ यहाँ पे, मतलब अर्थक्वेक आ गया 1 सेकेंड, और बिल्डिंग डिफ्लेक्ट करके इस पोजीशन तक चली गई। सेकेंड केस है, क्या हुआ सेकेंड केस में, लेट से एग्जांपल ले रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ कि 1 सेकेंड जो ही गुजरा, लेटरल लोड अप्लाई हुआ, बिल्डिंग पे अर्थक्वेक आया, तो बिल्डिंग डिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गई। लेट्स सपोज डिफ्लेक्शन जो बिल्डिंग में हुई, यानी डेल्टा जो है वो है सेकंड केस में 3 मिलीमीटर, यानी 3 मिलीमीटर बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन आई। जैसे पेंडुलम एक साइड पे रेस किया था, वो वापस मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अगर सिमिलरली स्ट्रक्चर पे अगर वाइब्रेशंस टू एंड फ्रो होती रही, वो उधर पहले बिल्डिंग इस साइड पे वाइब्रेट करेगी, फिर मीन पोजीशन पे आएगी, फिर इस साइड पे वाइब्रेट करेगी, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो मेरा क्या पहला केस था कि बिल्डिंग किसी भी टाइम 0 सेकेंड पे जब मैंने नोट किया, बिल्डिंग रेस्ट पे थी, जो ही 1 सेकेंड गुजरा, लेटरल लोड पी अप्लाई हुआ बिल्डिंग पे, बिल्डिंग में डिफ्लेक्शन कितनी होगी, 3 मिलीमीटर। और जो ही टी 2 सेकेंड्स हुआ, ठीक है। थर्ड ये है कि जो ही 2 सेकेंड हुआ, तो वो क्या हो गया, डिफ्लेक्शन उसमें बढ़ गई बिल्डिंग में, ठीक है। थर्ड केस में क्या हुआ, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ, 1 मिनट और गुजरा, डिफ्लेक्शन और बढ़ गई। लेट से डिफ्लेक्शन जो है वो 6 मिलीमीटर होगी, इस केस में डेल्टा कितना हो गया, 6 मिलीमीटर, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि जब 6 मिलीमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुई, अब स्ट्रक्चर जब मैक्सिमम की तरफ, जब मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। जब बाइक चला रहे होते हो, मैक्सिमम स्पीड लेट्स सपोज आप देते हो, बढ़ाते हो स्पीड 40 से 60 की, 60 से 80 की, जो ये 80 की, फिर जब स्लो करना हो तो 80 से वो स्पीड वापस आती है ना, मतलब 80 से फिर कम होती है, कम होते होते जीरो होती है ना, रुकता है। सिमिलरली फोर्थ केस मेरा ये है कि जब टाइम 3 सेकंड हुए तो वो डिफ्लेक्शन कम होगी, मतलब अब वो उसमें जो लोड था, लेटरल लोड, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो फोर्थ केस में लेट्स सपोज, ये फर्स्ट केस में मिटा देता हूँ, यहाँ फोर्थ केस बनाता हूँ। फोर्थ केस में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन
मैक्सिमम 6 थी, डिफ्लेक्शन कम हो के लेट्स सपोज 4 मिलीमीटर होगी, स्ट्रक्चर वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है। इस केस में डेल्टा इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर होगा, ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी दोबारा एक दफा मैंने 4 केसेस लिए। पहला केस व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, बिल्डिंग क्या थी, मीन पोजीशन पे, कोई उसमें मूवमेंट नहीं थी। सेकेंड केस जब टाइम हुआ 1 सेकेंड, तो क्या हुआ, बिल्डिंग में लेटरल लोड की वजह से डिफ्लेक्शन आई 3 मिलीमीटर। फिर जब टाइम हुआ 2 सेकेंड्स, बिल्डिंग में और डिफ्लेक्शन आई कितनी, 6 मिलीमीटर सपोज किया। फिर जो ही टाइम हुआ 3 सेकेंड, डिफ्लेक्शन कम हो गई, वो 6 से फिर कम हो गए 4 मिलीमीटर पे हो गई। सिमिलरली हो सकता है फिर 5 सेकेंड पे वो दोबारा 0 पे आ गया। तो ये मेरा एक केस मैंने कंसिडर किया, 4 केसेस के, जब बिल्डिंग t इज इक्वल टू जब 0 था, यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ साइड पे ये सारा मिटा के, समझ आ गई होगी फिगर की। मेरा केस ये था, जब टाइम हुआ 0 सेकेंड, डेल्टा क्या था 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। जब टाइम हुआ 1 सेकेंड, मैंने क्या एज्यूम की थी 3 मिलीमीटर। सेकेंड केस जब टाइम हुआ 2 सेकेंड, मैंने डेल्टा जो एज्यूम किया था वो किया था 6 मिलीमीटर लेट्स सपोज। और जब टाइम हुआ 3 सेकेंड, डिफ्लेक्शन कम हो गई, कितनी होगी 4 मिलीमीटर। ये मैंने एज्यूम किया 4 केस, ठीक है। अब इन तीनों केसेस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस टाइम पे हो रही है, इन तीनों केसेस में मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो हो रही है इस टाइम, when time is equal to when t is equal to 2 seconds, ठीक। मतलब मैंने एज्यूम किया कि जो लेट आपका अर्थक्वेक है वो 3 सेकंड के लिए आया, 3 सेकंड के बाद खत्म हो गया, मतलब 4 सेकंड पे वो डेल्टा दोबारा 0 हो गया। और मैंने जब डिफ्लेक्शन मेजर की तो 1 सेकंड पे 3 मिलीमीटर थी, 2 सेकंड जब गुजरे तो 6 मिलीमीटर थी, और 3 सेकंड गुजरे तो 4 मिलीमीटर थी। सो इस केस में जब ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिली एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। हमें इन तीनों डिफ्लेक्शन से कोई कंसर्न नहीं होता डिजाइन करते हुए ना, जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं बिल्डिंग का, हमें इन तीनों डिफ्लेक्शन से कोई कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से, क्योंकि जब हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन करेंगे तो बाकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू तो ऑलरेडी कम है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंपनसेट कर लेगा। तो ये चीज याद रखना, we are not concerned about what is the displacement at t is equal to 0, what is the displacement at t is equal to 1, or what is the displacement at t is equal to 3 second. We are concerned only with maximum deflection। वो किसी भी टाइम, एग्जांपल के तौर पे बताया, वो कभी भी किसी भी टाइम पे हो, ये सेकंड्स में मे बी वो मिनट, एक अर्थक्वेक की जो ड्यूरेशन है वो कई मिनट रहे, 1 मिनट रहे, तो हमारा कंसर्न किससे है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से है, ठीक है। जो कि इस एग्जांपल में क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिली, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के साथ, जो कि इस केस में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ठीक है, when t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट कर लेगा ना, तो बाकी डिफ्लेक्शन तो वो ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करेगा ही करेगा। मतलब अगर मैंने स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया है वो 4 मिलीमीटर रिफ्लेक्शन को रेजिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब वो 3 को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, लेकिन 5 को नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही 4 के लिए हुआ है। जब मैं अपने स्ट्रक्चर को जो है, अगर एक स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट कर सकता है, बेयर कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इट कैन रेजिस्ट ऑल डिस्प्लेसमेंट लोअर देन दिस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर वो इसको रेजिस्ट कर सकता है तो इसका मतलब वो इसको भी रेजिस्ट कर सकता है, इसको भी रेजिस्ट कर सकता है, और वो तो खैर है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा कंसर्न होता है सिर्फ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू से। इस रीजन की वजह से जो है ना कि हम स्ट्रक्चर का मैक्सिमम रिस्पांस कंसीडर करते हैं, ठीक है। मिनिमम रिस्पांस नहीं देखते, सिर्फ जो मैक्सिमम रिस्पांस होता है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों, दोबारा बता देता हूँ
कि अगर हम डिज़ाइन करें स्ट्रक्चर को मैक्सिमम रिस्पॉन्स के लिए, तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली यार जो लोअर रिस्पॉन्स है उनको रेजिस्ट कर लेगा। अगर वो 6 मिलीमीटर को रेजिस्ट कर सकता है तो 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर उसके लिए कोई मसला नहीं है। अगर आप 3 किलोमीटर तक जॉगिंग कर सकते हो, तो अगर आपको 2 किलोमीटर का कहा जाए तो 2 किलोमीटर आपके लिए मसला नहीं होगा। सेम मतलब अगर आपका रूट है, ठीक है, शर्त ये सेम रूट है, ठीक है। सेम यही केस है कि अगर बिल्डिंग 6 मिलीमीटर को रेजिस्ट कर सकती है तो 3 और 4 मिलीमीटर उसके लिए मसला नहीं। सो ये जो सारा क्राइटेरिया है ना, वो हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस में करते हैं, जो कि मैंने बेसिकली बात समझानी थी, व्हाट इज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। सो दिस इज बेसिकली जो सारा क्राइटेरिया है वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस में किया जाता है और मैक्सिमम रिस्पॉन्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स में बता चुका हूँ व्हाट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कम्युलेटिव है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या है, रिस्पॉन्सेज हैं। हमने यहाँ पे किसकी बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की। सिमिलरली वेलोसिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज याद रखना, जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है वो क्या है, एक डायनेमिक एनालिसिस है। डायनेमिक एनालिसिस मतलब इसमें टाइम फैक्टर का रोल आता है। देखो टाइम फैक्टर इन्वॉल्व है ना, जब टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इतनी थी, 2 था तो इतनी थी। सो इट इज अ डायनेमिक एनालिसिस इन विच टाइम फैक्टर कम्स इनटू प्ले और इन विच टाइम फैक्टर इज टेकन इनटू अकाउंट। ये चीज याद रखना, ठीक। तो ये वही चीजें मैंने बताई हैं अभी। ये एक्सेलरेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, मैंने डिस्प्लेसमेंट और उसका समझाया है। अच्छा, अब ये दिस इज द ग्राउंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये वेरिएशन शो कर रहा है कि जो ग्राउंड एक्सेलरेशन है विद टाइम, मतलब एक जगह अर्थक्वेक आया, उसमें जो ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है, वो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो स्टार्ट में अर्थक्वेक आया, ग्राउंड एक्सेलरेशन ज्यादा था, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से कि अगर टाइम 1 सेकेंड है, कहीं यहाँ पे 1 सेकेंड ले लेते हैं, ये लेट्स सपोज ये 1 सेकेंड बनता है, ये 1 सेकेंड यहाँ पे बनता है, तो 1 सेकेंड पे इसके अगेंस्ट ये जो आ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई लेट्स सपोज 0.06, ठीक है। सिमिलरली जब टाइम 2 सेकेंड हुआ, यहाँ कहीं पे 2 सेकेंड हो गया, ये तो ये शो कर रहा है ये -0.2, ठीक है। मतलब ये शो कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेलरेशन कम ज़्यादा कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि विद द पैसेज इसी तरह टाइम बढ़ा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू और है 10 पे और है, इस तरह बढ़ते 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 एक्सेलरेशन की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। सो ये शो कर रहा है कि कैसे ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो रही है, ग्राउंड एक्सेलरेशन वेरी किस तरह कर रही है। इसको समझाने के लिए दोबारा मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम कंसीडर करते हैं 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। कंसीडर किया जी हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, ठीक है। जो स्ट्रक्चर 1 है उसका टाइम पीरियड है T1, स्ट्रक्चर 2 का टाइम पीरियड है T2 और स्ट्रक्चर 3 का टाइम पीरियड है T3, ठीक है। और एज्यूम इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर की डैम्पिंग रेशियो है ना तीनों स्ट्रक्चर की वो सेम है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है इट इज बोथ ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर आर सब्जेक्टेड टू सेम ग्राउंड मोशन। ये नहीं है कि एक स्ट्रक्चर जो है वो उस पर ग्राउंड मोशन हो रहा है और है और है, मतलब 3 बिल्डिंग्स है, लेट्स सपोज अर्थक्वेक आया मुजफ्फराबाद में, मैं ये 3 स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, मतलब 3 बिल्डिंग्स ले लेता हूँ, एक और इक्वली स्पेस्ड है, मतलब इक्वली स्पेस्ड तो खैर नहीं, मतलब एक ही उसी एरिया में है तीनों बिल्डिंग्स, जहाँ पे ग्राउंड एक्सेलरेशन सेम है, ग्राउंड की जो मोशन है वो सेम है, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ग्राउंड की मोशन सेम है। ये नहीं है कि ये जिस जगह पे स्ट्रक्चर है वहाँ ग्राउंड की मोशन कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा नहीं, तीनों जगह पे सेम है। 3 स्ट्रक्चर हमने कंसिडर कर ली। जब ये स्ट्रक्चर जो 1 है व्हेन इज सब्जेक्टेड टू ग्राउंड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेशन
क्या होगी, इट विल वेरी फॉर दिस स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए एक्सेलरेशन वेरी करेगी, स्ट्रक्चर 2 के लिए वेरी करेगी, 3 के लिए वेरी करेगी, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर में जो ग्राउंड एक्सेलरेशन है वो वेरी करेगी, जो एक्सेलरेशन है इसकी स्ट्रक्चर की एक्सेलरेशन जो उसमें मोशन होगी वो वेरी करेगी। अच्छा, अगर हम इनकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करें, ठीक है, वही ग्राफ जो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का, सिमिलरली जिस तरह ये ग्राफ है शो कर रहा है ना, इस तरह डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ भी होता है। ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, सेम ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डेल्टा है। ठीक है, यूं करके ये ग्राफ बना हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वेरी कर रही है। अब एक स्ट्रक्चर ए है, मैंने अभी पीछे बताया था कि वी आर ओनली कंसर्न्ड विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज लेस देन दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हमें मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स है उससे गर्ज होता है। लेट्स सपोज किसी भी टाइम पीरियड पे जो T1 जो स्ट्रक्चर 1 है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है सपोज वो है 3 मिलीमीटर। मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रक्चर 1 की वो है 3 मिलीमीटर, और वो लेट्स सपोज किसी टाइम इंटरवल पे। सिमिलरली क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगी, कम ज़्यादा होगी, तो हमें गर्ज है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से। सिमिलरली जो स्ट्रक्चर 2 है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मिलीमीटर है किसी भी टाइम इंटरवल पे, कोई भी टाइम इंटरवल, मतलब किसी इस टाइम इंटरवल पे इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतनी है, इसकी इस टाइम इंटरवल पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतनी है, इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल पे लेट्स सपोज 4 मिलीमीटर। इन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हमें इन तीनों स्ट्रक्चर की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से गर्ज है। इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 5 मिलीमीटर इस स्ट्रक्चर की, और इस स्ट्रक्चर की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो है 4 मिलीमीटर। ठीक है, किसी भी सर्टेन टाइम इंटरवल पे। लेट्स सपोज जो स्ट्रक्चर 1 है उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एट, मतलब ये t कैपिटल ऊपर मैंने कंसीडर किया है ना t1, सो एट t1 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इसकी जो है वो है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड कह लो, और इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने नोट की ग्राफ से वो आई 3 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू t1। मतलब कि जो स्ट्रक्चर 1 था, जो बिल्डिंग 1 थी, उसमें मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट मिली हमें वो मिली 3 मिलीमीटर। एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी टाइम 2 सेकेंड यानी 2 सेकेंड बाद इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें मिली 3 मिलीमीटर। जो स्ट्रक्चर 2 है, बिल्डिंग 2 है, उसकी हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिली 5 मिलीमीटर एट टाइम t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली बिल्डिंग 3 है वो 4 सेकेंड में कहीं जाकर उसके हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिली कितनी, 4 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने लगा, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए ग्राफ बनाने लगा। वो ग्राफ होता है बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस मतलब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड्स है, ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 2 4 6, यानी ये 2 है, ये 4 है, और ये 6 मिलीमीटर है। देखो जब टाइम 2 सेकेंड था, ये टाइम 2 सेकेंड, उस वक्त जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी स्ट्रक्चर 1 की वो थी 3 मिलीमीटर, यानी यहाँ पे। जब टाइम 3 सेकेंड था उस वक्त किसी स्ट्रक्चर 2 की जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से गर्ज होता है, टाइम 3 सेकेंड पे एक स्ट्रक्चर की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी 5 सेकेंड, वो यहाँ बनता है। टाइम जब 4 सेकेंड था तो एक स्ट्रक्चर की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी 4 मिलीमीटर, वो यहाँ बनता है। इसको जब इन डॉट्स को जब मैं कर्व से जोड़ूंगा ये एक कर्व बनेगा।
ठीक है, इस तरह की एक कर्व मिलेगी। तीन, ये कर्व है इन 3 स्ट्रक्चर के लिए। मैंने 3 स्ट्रक्चर कंसीडर किए थे, यानी 3 बिल्डिंग्स कंसीडर की थी। ये उन 3 स्ट्रक्चर के लिए कर्व है। ठीक है, ये कर्व किसके दरमियान है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, और विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। ठीक है, अगर पूछे कोई व्हाट इज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व, इट इज द कर्व बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने 3 स्ट्रक्चर कंसीडर किए, तो हर स्ट्रक्चर की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, अज्यूम कर ली, इसी तरह हम ग्राफ्स निकाल लेते हैं और उसको एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व उसका प्लॉट कर लेते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम उसके दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। दिस इज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। ठीक है, समरी क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट, मतलब ग्राउंड मोशन में सेम है, जो साइज्मिक जो अर्थक्वेक की वजह से मोशन है वो सेम है। ठीक है, उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको मेजर करो, मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज को, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को, और एक जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर दो। उस ग्राफ को हम कहेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। ठीक है, अब इस पूरे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के सिनेरियो में मैंने डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर किया है, तो सेम काम, सेम ग्राफ जो है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व का, वो वेलोसिटी के लिए भी बन सकता है, एक्सेलरेशन के लिए। वेलोसिटी के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेनी पड़ेगी। यानी कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व जो है खाली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के दरमियान नहीं है, it can also be between maximum velocity and natural frequency. It can also be between maximum acceleration and natural frequency. ये है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। एंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नीड टू मेक दिस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व। इस स्पेक्ट्रम कर्व को बनाने का क्या मकसद है? अब यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल ली 3 स्ट्रक्चर्स की। लेट्स सपोज आपके पास 1000 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, 1000 डिफरेंट बिल्डिंग्स है जिनका आपके पास डेटा क्या क्या है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डेटा है। ठीक है, मतलब कोई 1000 स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है, और आपको पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यूज क्या है, और उसको दे के आपने एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व बना ली। मतलब आपने एक डेल मैक्स, जिस तरह इन 3 स्ट्रक्चर के लिए बनाई ना, इस तरह आपने डेल मैक्स और एन का ग्राफ बना लिया फॉर 1000 स्ट्रक्चर्स। लेट्स सपोज वो ग्राफ यूं करके बन गया, कोई इस तरह की कर्व बन गई। ठीक है, अब सपोज आप में से कोई एक बंदा कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, उसी एरिया में आपने एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, आपके पास एक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व और रेडी है कि जो ग्राउंड मोशन आया था उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स था बिल्डिंग्स का वो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, और उसी एरिया में आपने एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अगर आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता लग जाए अपनी बिल्डिंग की, आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उस बिल्डिंग के लिए निकाल सकते हो। लेट्स सपोज आप जब नई बिल्डिंग बना रहे हो, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता लगी, वो है 5 सेकेंड, जो टाइम पीरियड है वो 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के अगेंस्ट आपने, आपके पास ऑलरेडी ग्राफ बनाया है 1000 स्ट्रक्चर का उस एरिया के लिए। आपने सिंपल 5 सेकेंड के ऊपर उस कर्व को मिलाना है, और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वही डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपकी उस बिल्डिंग के लिए होगी जो आप कंस्ट्रक्ट करने लगे। ठीक है, और ये आप क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये जो टाइम पीरियड है ये बिल्डिंग का, ये कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड बिल्डिंग का मेरे भाई यूजिंग हाइट एंड बेस डायमेंशन। ठीक है, हाइट और बेस डायमेंशन, ये जो हाइट की डायमेंशन है बिल्डिंग की और जो बेस की डायमेंशन है, उसको यूज करते हुए आप टाइम पीरियड बिल्डिंग का निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड बिल्डिंग का जो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है वो आप किस तरह निकाल सकते हो? वो आप यूजिंग हाइट एंड बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग यू कैन बेसिकली विच यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो आप फाइंड कर सकते हो उसका टाइम पीरियड यूजिंग दैट द हाइट एंड बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। फिर अगेंस्ट दैट टाइम पीरियड आप क्या करते हो? आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व जो आपकी उस सर्टेन एरिया के लिए 1000 स्ट्रक्चर की बनी होती है, उसमें आप क्या करते हो? उस टाइम पीरियड के अगेंस्ट अपनी जो बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करनी होती है उसकी
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड कर ले। ठीक है, तो ये इसलिए ये ज़रूरी है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरी है। और एक और लास्ट बात इस लेक्चर की कि अगर दो बिल्डिंग्स का टाइम पीरियड सेम है, if T1 इज इक्वल टू T2, मतलब रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कर्व में आपने जो 5 के अगेंस्ट रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाली अपनी बिल्डिंग की, अगर टाइम पीरियड सेम हो, मतलब आपकी बिल्डिंग का टाइम पीरियड जो है वो एक और बिल्डिंग जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है उसका टाइम पीरियड सेम है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा इफ T1 इज इक्वल टू T2 देन डेल्टा 1 इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा 2। मतलब अगर T1 किसी बिल्डिंग का किसी दूसरी बिल्डिंग के इक्वल है, देन जो डिफ्लेक्शन है उस बिल्डिंग की वो दूसरी बिल्डिंग के इक्वल होती है। ये भी एक चीज याद रखनी, ठीक है। मतलब कि इफ टू स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड टू सेम ग्राउंड एक्सेलरेशन हैविंग सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो तब जो है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी यानी कि जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा दोनों स्ट्रक्चर का वो भी सेम होगा। ये बात, if T1 is equal to T2 then del 1 is equal to del 2. So this is for today's lecture. I hope so समझ आ गया होगा।